लेखक कहते हैं कि मैं यह लतार सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था। अपराध तो मैंने किया, लतार कौन सुनेगा। भाई साहब का उपदेश की कला, भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में न पाता और उस निराश में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर की है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतने मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद के लिए थोड़ा भी समय नहीं रहता। सब प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब और 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। इसके बाद 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक अनेक विषय का अभ्यास, फिर विश्राम। बड़े भाई साहब के अनुसार अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसके पढ़ने के लिए आज भी जो रौब की स्थिति है, जरा सोचो वह प्रेमचंद के जमाने में कितनी रही होगी। उस समय तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, हम गुलाम थे। आज़ादी के इतने दिनों बाद भी जब हम एक दूसरे के अंग्रेजी ज्ञान को लेकर इतने सशंकित और भयभीत हैं, तो उस समय जबकि प्रेमचंद ने यह कहानी लिखी, ऐसा डर होना स्वाभाविक। ऊपर से इम्तिहान तो, परीक्षा तो साफ छछूंदर वाली कहावत जैसा मामला हो जाता है। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात और है, लेकिन टाइम टेबल बनाने से नहीं होता है, बल्कि टाइम टेबल जो बनाते हैं उसका पालन करना, उस पर अमल करना दूसरी बात होती है। पहले ही दिन से लेखक छोटे भाई जो हैं सो वो टाइम टेबल की अवहेलना शुरू कर देते। मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख-खोर पुस्तकें कैसी भी किसी भी तरह याद नहीं रहती और भाई साहब को नसीहत और अजियत का मतलब डांटने का, अजियत करने का मौका मिल जाता, अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भी, उनके छाया से भी भागता फिरता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता था। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण, ऐसा मालूम पड़ता था, ऐसा महसूस होता था कि मेरे प्राण निकल गए। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती थी, फिर भी जैसे
मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और भुर्कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। यह भी एक बहुत वास्तविक स्थिति है। बच्चों के मनोविज्ञान को उनकी आदतों का यथातथ्य चित्रण अक्सर ऐसा पाया जाता है कि बाकायदा पढ़ाई लिखाई करने की नीयत से सभी बच्चे और उनके अभिभावक टाइम टेबल सेटिंग बड़ी रुचि से करते हैं और 1-2 दिन तक उसका पालन भी बड़ी सावधानी के साथ कर पाते हैं, किंतु धीरे धीरे वह उत्साह ठंडा पड़ने लगता है, समाप्त हो जाती है। और वही बात जो लेखक ने उपयुक्त कथन के माध्यम से कही है वह सत्य हो जाती है। टाइम टेबल बनाना असल में पढ़ाई करने में अंतर है। बच्चों, केवल टाइम टेबल बनाने से ही नहीं होता, बल्कि टाइम टेबल का पालन करना भी आवश्यक होता है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। अब शेष भाग अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।